आपको ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का काम तीसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, तीसरे व्यक्ति का काम चौथा व्यक्ति चेक कर रहा है, लग रहा है, तो इसे कहते हैं इंटरनल चेक। मींस कि जब एक पर्टिकुलर वर्क को बार बार से मतलब कि दोबारा से किसी अदर पर्सन मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंटर रिलेटेड ऑटोमेटिकली चेक करवाया जाए, उसे हम कहेंगे इंटरनल चेक। अब आपको ये लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल तो हमने इतनी देर में किया, क्यों किया? क्योंकि बेटे पहले तो हमने एग्जांपल किया, एग्जांपल वो भी 10 से 12 मिनट का किया हमने, ठीक है। उसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर जितना भी चैप्टर का क्रक्स था, ये सारा का सारा यही क्रक्स है, ठीक है, जो भी मैंने करवाया यहाँ पर, ये सारा का सारा ये चैप्टर 1.5 पेज है ना, यही पूरे चैप्टर का क्रक्स। अगर इन पॉइंट्स को आपने देख लिया ना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, समझ पा रहे हो? ठीक है जी। अब देखिए इतने सारे चैप्टर करने के बाद, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन सबके करने के बाद आपको इतना तो अंदाजा होगा कि ऑडिट होता क्या है, एग्जैक्ट में ऑडिट कितने तरह की होती है, जो कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा, हमने प्राइवेट ऑडिट पढ़ा, हमने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा, हमने इंटरनल ऑडिट पढ़ा, हमने बहुत सारी ऑडिट्स पढ़ी थी, राइट, 10 से 12 हमने ऑडिट पढ़ी थी। उसी के साथ साथ हमने चैप्टर नंबर मतलब कि 1 से लेके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक ये सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, विद नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबकी दिवाली अच्छी गई होगी, सबके भैया दूज सब त्यौहार अच्छे गए होंगे। सो अब थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेते हैं, राइट। तो चलिए देखो इसके अंदर 3 शब्द हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 3 कंसेप्ट है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होते हैं। तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरनल कंट्रोल के ये 2 कंपोनेंट है। तो सबसे पहले देखो नाम से क्लियर करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। इंटरनल की बात की जाए तो इसको 2 मिनट के लिए स्किप कीजिए, पहले हम कंट्रोल की बारे में बात करेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि ये चेकआउट करना जो आपने काम बोला था क्या वो हो चुका है, नहीं हो चुका, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस रूल के हिसाब से मैंने उसको बोला था क्या वो रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेकआउट करना है ना। हमने कंट्रोलिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है सबको? कंट्रोलिंग वाला चैप्टर हमने +2 क्लास में 8th चैप्टर था हमारा। इवन हमारा जो ये ग्रेजुएशन के अंदर कंट्रोलिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर भी आती है कि कंट्रोलिंग के अंदर एक पॉइंट था कि जिसके अंदर प्रोसेस हम करते थे। कंट्रोलिंग में सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड सेट करते थे, राइट। फिर एक्चुअल की परफॉर्मेंस करते थे, फिर हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे। जो भी गैप आता था उस गैप के बारे में जानते थे कि ये गैप आया क्यों, राइट। और वो गैप अगर पॉजिटिव है मीन्स की फेवरेबल है तो ठीक है, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आया, इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, एनालिसिस करते थे। 2 मेथड थे। क्या आप सबको इतना याद है? कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे यही है, हमारे ऑडिट के अंदर भी, कि जिस तरीके से रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर एक कंपनी बनने से पहले क्या बनाती है, अपने एक डॉक्यूमेंट होता है, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं ना, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट में जैसे लिखा हुआ है क्या कंपनी वैसे रेगुलेट कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहला पॉइंट तो कंट्रोल के अंदर हम ये लिखेंगे, ठीक है। और जितना भी काम हो रहा है वो एफिशिएंट फॉर्म में हो रहा है एंड इकोनॉमिक कंडीशन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर हम इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशंस में बोल सकते हैं, इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशन में हो रहा है, नहीं हो रहा। हम ये भी चेकआउट करेंगे। दैट मीन्स जैसे हमने कॉस्ट को डिसाइड किया था, जैसे हमने जिस तरीके से हमने पैटर्न डिसाइड किया था, क्या उसी तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। कंट्रोलिंग का मतलब यही है। कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? कंट्रोलिंग इसलिए किया जाता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चल पड़े, स्मूथली रन करे, राइट। यही देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग कहने का मतलब एक तरह से ये चेकआउट करना कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख सकती हूं, क्या, compliances with law regulation and rule। मीन्स कि क्या आप अपने लॉ का, क्या अपने रेगुलेशन, क्या अपने रूल्स का आप कंप्लायंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप किसी चीज़ को चेकआउट करोगे, राइट। तो अब कंट्रोल का तो मतलब समझ में आ गया। अब इसके साथ में वर्ड लिखा हुआ है इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबके ऊपर कंट्रोल करना एक पर्सन के द्वारा।
उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। अब यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल करने का मतलब भी क्या क्यों किया जाता है कि ये चेकआउट किया जाता है कि जितनी भी एरर है, जितने भी फ्रॉड है जो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर भी चेकआउट किया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल कंट्रोल कहेंगे। मोस्ट ऑफ घुमा फिरा के आपके सामने जो 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं ना मैंने, यही आपके पूरे चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। ये आपका क्रक्स है पूरे चैप्टर का, इवन इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में हम इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज, इसके ऑब्जेक्टिव, इनकी इंपॉर्टेंस सब पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ सारी सिमिलर दिखने को मिलेगी आपको, बट आपको एग्जैक्ट अगर मतलब नहीं पता तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो 1 बाय 1 बढ़ते हैं आगे। अब इंटरनल कंट्रोल तो आ गया समझ में, चलो जी। इंटरनल कंट्रोल के बाद आ जाते हैं हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स और, अभी हमने पढ़ा ना, ये इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल पॉसिबल कब होगा, जब हम क्या करेंगे, इंटरनल चेक करेंगे और इंटरनल ऑडिट करेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ जो इंटरनल कंट्रोल है वो बना किससे है, इन 2 कंपोनेंट से बना है। ये कंप्लीट तभी होता है जब ये 2 कंपोनेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल के 2 कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। पहले मैं थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ, टर्म्स को समझा देती हूँ, देन उसके बाद हम इनके मीनिंग, डेफिनेशंस इनके ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए जी। इंटरनल चेक का मतलब क्या है, मैं इसके लिए ना एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री में सामान मंगवाया गया है। ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, और सामान आ रहा है यहां से, दूसरी फैक्ट्री के से। ठीक है, यहां से सामान लोड हुआ इस ट्रक के अंदर। ठीक है, इस ट्रक के अंदर सामान लोड हो गया। ठीक है, यहां से रास्ता जो है, यहां पे इसकी चेकिंग होनी थी। ठीक है, ये भी एक मान लीजिए हाउस है, फर्म है, जहां पे इनकी चेकिंग होनी थी। देन उसके बाद ये फैक्ट्री में जाना था। ठीक है, ये ट्रक पूरा इस तरीके से जाएगा। सबसे पहला इंटरनल चेक का मतलब क्या है कि मैंने यहां पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया स्पेशली कि आप सामान को लोड करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सामान लोड तो हो गया, आगे जाके जो यहां पर जो पर्सन होगा वो भी यहां पर सेपरेट होगा। ठीक है, सामान उतार दिया, यहां पर एक सेपरेट होगा जो सामान की एंट्रीज करेगा। यहां पर फैक्ट्री में आने के बाद यहां पे अलग व्यक्ति होगा। अब मैंने ऐसे क्यों किया है, रीजन क्या है कि बहुत बार आपने चांसेस देखे होंगे कि जब सामान रास्ते में से आता है तो वहां पे चोरी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, या फिर आप सामान को दिखाते नहीं है, बिल को, ये जो भी लिस्ट में कुछ भी सामान लिखा हुआ है उसको आप हटा देते हो, कुछ भी करके, मतलब कहीं ना कहीं घोटाला होता है, फ्रॉड होता है, एरर होती है, राइट। तो इन सभी को कम करने के लिए मैंने क्या कहा कि हर पॉइंट पर हर एक पर्सन अलग अलग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहां पर इसने जो लिस्ट तैयार करके दी होगी वो लिस्ट चेक कौन करेगा, ये वाला पर्सन करेगा कि जैसे इन्होंने सामान लोड किया है, जैसे इन्होंने लिस्ट तैयार की है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये फर्म के अंदर सामान आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर ये फर्म के अंदर ये सामान बिल्कुल करेक्ट है तो दैट मीन्स इसके द्वारा जो लिखा गया सामान है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचा हुआ है हमारे पास। ओके, देन उसके बाद ये पहुंचा फर्म के अंदर, ये यहाँ पे तो लोड हो रहा था, यहाँ पे रीलोड हो रहा है, दैट मीन्स वापस वहां से उतर रहा है सामान। तो ये चेक करेगा कि जैसे जैसे सामान लिखा हुआ है वो उतना उतना सामान उतर गया है, कुछ रहता तो नहीं है, फिर ये चेक करेगा। देन स्टोर में आने के बाद वेयर हाउसिंग में जो सेटिंग होती है ना कि हर एक बॉक्सेस का जैसे जैसे सामान है वैसे वैसे उस नेचर के हिसाब से उसको उस अलमीरा के अंदर डाल देना वो सामान। ठीक है, उस पार्ट के अंदर रख देना, ये काम उस पर्सन का। यहाँ पे कितने पर्सन हो गया है, 1 2 3 4। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का काम तीसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, तीसरे व्यक्ति का काम चौथा व्यक्ति चेक कर रहा है, लग रहा है? तो इसे कहते हैं इंटरनल चेक। मीन्स कि जब एक पर्टिकुलर वर्क को
बार बार से मतलब कि दोबारा से किसी अदर पर्सन मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंटर रिलेटेड ऑटोमेटिकली चेक करवाया जाए, उसे हम कहेंगे इंटरनल चेक। अगर यहाँ पर मान लीजिए सामान था 20 करोड़ का, बट यहाँ पे पहुंचा केवल 18 करोड़ का, तो घोटाला कितने का हो गया? 2 करोड़ का। तो मुझे इसी स्टेज में पता चल जाएगा फैक्ट्री में फर्म में पहुंचने से पहले, राइट। तो कहीं ना कहीं इंटरनल चेक क्या है कि एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक किया जाता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब चेकिंग करने के लिए पर्सन अलग अलग होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली कोई जानता नहीं होगा। ये होते हैं हमारे इंटरनल चेक का कंसेप्ट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट बेटे कि ऑडिट देखो क्या समझा है आपने, जो भी वाउचर है, वाउचर बन के तैयार हो गए हैं, आपने शो ऑफ भी कर दिया अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स, फिर बाद में आता है एक पर्सन, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सन, जो उन वाउचर के बेस पर ये देखेगा कि फिजिकली वो सामान एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा, या फिर नॉर्मली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेकआउट कर सकता है कि ऐसा ऐसा सामान है, कि इस वाउचर में जो लिखा हुआ उस बुक ऑफ अकाउंट में क्या यही सामान लिखा हुआ है नहीं हुआ। दैट मीन्स वाउचर को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, और उसमें अगर एरर होता है तो उसको भी बताया जाता है। ये होता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल चेक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ये लगता है कि इंटरनली चेक कर दिया बस ये, बट एक ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, तीनों का मतलब आ गया होगा समझ में। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या लिखा हुआ है। इंटरनल कंट्रोल रेफर टू अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल established by a company management to ensure the efficient and effective ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितने भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशन दैट मीन्स बिजनेस में होने वाली जो भी एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको ये देखना कि वो क्या वो सही तरीके से, सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। एक बात की जाती है टाइम को कंसीडर करके हो रही है या फिर कॉस्ट को कंसीडर करके हो रही है। इन दोनों के अंदर ये हम चेकआउट किया जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व कंट्रोलिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ट्रांजेक्शंस। ये किसको इन्वॉल्व करता है? वो सभी एस्पेक्ट, वे सभी पॉइंट्स को जो बिजनेस के अंदर एज ए ट्रांजेक्शंस हो रही है, बिजनेस के अंदर एज अ एक इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो, और जो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यह देखना होता है कि कम से कम मैनिपुलेशंस हो, राइट, मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द मैनिपुलेशंस। फ्रॉड हो गया, फोरगिरी हो गया, एंड देयर इज अदर इरेगुलरिटी, मींस कि कहीं ना कहीं ये तीनों चारों पॉइंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इनको कम करने के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर है वो पूरी तरह से फोकस करेंगे। तो ये तभी होगा जब रेगुलर बेसिस पे आप इंटरनली चेकआउट करते रहेंगे, इंटरनली कंट्रोल करते रहेंगे, ठीक है। ये इतना समझ में। इसके अंदर सब तरह के अकाउंट्स, जैसे कि इवन आप किसी भी तरह का अकाउंट्स है, रिसर्च से रिलेटेड अकाउंट्स है, पर्सनल से रिलेटेड अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से है, फिनांस से है, कैश से है, सब तरह के ट्रांजेक्शन्स को, सब तरह के अकाउंट्स को प्रॉपरली चेक किया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। इट इज अ डिजाइन टू सेफगार्ड द कंपनी एसेट्स एंड इंश्योर द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ इट्स रिकॉर्ड। ये क्यों किया जाता है इंटरनल कंट्रोल? ये इसलिए किया जाता है कि आप इंश्योर हो जाओ, मतलब कि एक आपका विश्वास बन जाए कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं, जितने भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो सभी के सभी रिकॉर्ड क्या है? रिलायबल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, इवन करेक्ट भी है, ठीक है, एक्यूरेसी है उनके अंदर, ठीक है। इंटर कंट्रोल एक बहुत बड़ी टर्म है बेटे, एक क्योंकि इसके अंदर ये दो कंपोनेंट है जो भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इंटरनल चेक इसका एक कंपोनेंट है और इंटरनल ऑडिट, ठीक है, और बहुत से सारे कंट्रोल्स इसके अंदर किए जाते हैं, बट हम मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि इसके दो कंपोनेंट है, इंटरनल चेक एंड द इंटरनल ऑडिट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ बढ़ते हैं कि इंटरनल कंट्रोल, ये बार बार आ रहा है कि हम किस लिए करते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस क्या चले, स्मूथ चले। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, देखिए इसलिए बोला था कि थोड़ा करक्स है। 10-12 मिनट की मैं हर एक वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन देती हूँ कि पूरा चैप्टर एक बार कवर हो जाए, देन उसको पढ़ते जाएंगे ना, उसमें सीधी की सीधी ऐसे लाइनिंग आपको दिखी जाएगी, ठीक है। आप एसेट्स को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड,
That's it. It includes the internal check, internal audit, and other form of the controlling. It is essential for the efficient and effective operation of the company. कंपनी को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए हमें इंटरनल कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। चलिए जी, डेफिनेशन की बात की जाए तो स्पेसियर एंड द पगलर के अकॉर्डिंग दी गई है, इंटरनल कंट्रोल इज द बेस्ट रिगार्ड एज द इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ द कंट्रोल। ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया तरीका है ये। फाइनेंशियल एंड देयर इज otherwise establishment by the management of the business including the internal check, internal audit and the other form of the control। आपको लगता है जब भी मैं आपको डेफिनेशन करवाती हूँ या फिर इंट्रोडक्शन में जो भी लिखा होता है वो आपके एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल वो समझ में आ गया ना, जो ऊपर समझाया है, यहाँ पर जो समझाया था ये, तो नॉर्मल सी बात है, आपको आसानी से सभी डेफिनेशन रट्टा नहीं मारोगे, आप समझोगे। देखो जो ऊपर समझाया था वही सेम वर्ड लिखे हुए हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए। इंटरनल कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स विच ईच पार्ट बीइंग इक्वल इंपॉर्टेंस। ये 3 पार्ट्स में इंक्लूड डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग कंट्रोल किया जाता है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के रिगार्डिंग क्या जानते हैं? देखो हेडिंग से समझो, हर चीज हेडिंग से समझो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आप क्या समझते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उसके अंदर होने वाले काम किस तरीके से किए जाते हैं, रिलेशनशिप कैसा है डिपार्टमेंट के अंदर, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा है, किस तरीके से आपने अपने जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं और जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है। ठीक है, इवन कैसे आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने अथॉरिटीज के रिगार्डिंग बात की जा रही है, मतलब कैसे किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है बेटे। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा माहौल होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल समझते हैं जैसे कि फ्रेंडली, मीन्स कि स्पेशली पर्सनल रिलेशन क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो जो सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए सेटअप की जाती है? एक डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशंस, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए, कि एक काम होना चाहिए, काम के रिगार्डिंग लोगों के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में यही सब चीज़ें देखी जाती है कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन में सही ढंग से काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल आ सकता है, या क्या है कि अगर टॉप मैनेजमेंट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम तो इतना ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हर एक आपको ही पता है कि जो नॉर्मल पर्सन है कितनी देर काम कर सकता है? 8 घंटे काम कर सकता है। ये स्टैंडर्ड आवर्स भी है, और 8 घंटे के हिसाब से उसकी सैलरी भी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इवन आप कह सकते हैं वेजेस भी इतनी होनी चाहिए, राइट, कहते हैं ना। बट वो 8 घंटे की बजाय सैलरी सेम दे रहा है और 8 घंटे की बजाय वो 12 घंटे उसे काम करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जितनी भी एक्टिविटी है उन सब के ऊपर क्या किया जा रहा है? कंट्रोल करना। ठीक है, ये भी इंटरनल कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिवीजन के डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर कैसा रिलेशनशिप है उसको भी ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। द ऑडिटर नीड हैड टू क्लियर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्लान देयर वर्क एफिशिएंटली एंड द डिफाइन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कौन से मेथड से काम किया जा रहा है। अगर ये चीज़ ना हमने 4th चैप्टर में किया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिटर है उसको ऑडिट करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग कंट्रोल में क्या है? देखो डायरेक्टली बता रहा है कि अकाउंटिंग के ऊपर कंट्रोल करना है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो आपकी डिपेंड करता है आपके नेचर कैसे है। अगर आपने फ्यूचर के लिए बजट बना रखा है, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है ना, अगर आपने फ्यूचर के लिए बजट बना रखा है तो बजट को चेकआउट करेगा, राइट। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है, और आपके जो अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट है, P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस का किस तरीके से कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, उन सभी को ये चेकआउट करेगा। क्यों? ये देखेगा कि क्या आपके बुक ऑफ अकाउंट में एक्यूरेसी है या नहीं है, क्या कोई एरर तो नहीं है, क्या आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है,
ये 3-4 वर्ड है जो इनको रट लीजिए, मतलब समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करना है कर लीजिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो अकाउंटिंग कंट्रोल इज द अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इट इंक्लूडिंग द वेरियस कंट्रोलिंग सच एज द अकाउंटिंग कंट्रोल, स्टैंडर्ड कंट्रोल, बजटिंग कंट्रोल, ठीक है। दिस कंट्रोल इंश्योर द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द फ्रॉड एंड एरर। अगर आपको ये पता होगा कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है तो क्या आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्या मतलब एक बेटर इंफॉर्मेशन दे सकती है। अगर आपको ये पता है कि इनकी बुक ऑफ अकाउंट में गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाले फ्रॉड से बचा सकती है, आपके साथ होने वाली जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप उनसे बच सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाएगा, रिकॉल करो बेटे, क्योंकि ये सभी मोस्ट ऑफ टॉपिक ना मैनेजमेंट की हैं, क्योंकि जब मैनेजमेंट का टॉपिक करवाया था ना तो वहाँ पे भी ये आया था। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो टॉप लेवल जो प्रशासन करते हैं ना लोग, उनके बारे में बात की जा रही है, उनके ऊपर भी एक कंट्रोल किया जाता है। क्यों कंट्रोल किया जाता है कि एक ये देखा जाता है कि किस तरीके से आप किसी काम को कर रहे हैं। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर रिसिप्ट ज़्यादा निकली ट्रांजेक्शन्स में तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम ज़्यादा दिखेगी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा दिखी तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए लोग क्या करेंगे, सामान के बदले सामान खरीद लेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा खर्चा भी इतना ही हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये देखा जाता है कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, ये प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, ठीक है। इनकम टैक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। These control are the mean to be maintain the total account in relation of to the personal ledger. Use of the machine for there is examining the cash receipt account for the wages and the record time. All things are explained in it. समझ पा रहे हो कि ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये याद रखना कि जो इंटरनल कंट्रोल को फर्दर 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, एक जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब अभी तक हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे थे, इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, कैसे किया जाता है। अब इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखो मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया था तो वहाँ पर उनको भी बता दिया था मैंने कि जैसे ही आपके जो एडवांटेज है, इस चैप्टर की बात की जा रही है, कभी सबके साथ रिलेट कर लो, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इवन आप इनको मेरिट भी कहते हैं, ये आपके कहीं ना कहीं सभी के सभी सिमिलर मिलेंगे। सिमिलर दैट मीन्स मोस्ट ऑफ आपको सेम सेम लगेंगे। देखो क्या कहते हैं, अब मैं कह रही हूं कि मैंने इंटरनल कंट्रोल किया है, इंटरनल देखा है कि कैसे क्या काम हो रहा है, तो यहां पर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, सेफ्टी ऑफ एसेट्स। सेफ्टी ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी संपत्ति है उनकी सेफ्टी होना। कैसे, अब मैं कह रही हूं कि मैंने मशीन खरीदी है 18 लाख की, ठीक है, मैंने क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है 18 लाख की, और ये बुक ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड है, ठीक है। एक और चीज मैं ऐसे यूज कर रही हूं, मान लीजिए मैं किसी का पेटेंट यूज कर रही हूं, पेटेंट पता है ना बेटे, ट्रेडमार्क पता होगा या फिर कॉपीराइट तो पता होगा ना, आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज इन सब के बारे में जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो ये सभी कैसी है, ये इंटेंजिबल है, जो दिखती नहीं है ना, इंटेंजिबल है ना, और ये कैसी है, टेंजिबल है, जो दिख जाती है। तो यहाँ पे मैं इनको क्यों यूज कर रही हूँ, कारण क्या है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं केवल उन एसेट्स को ही यूज करूँ जो मेरी बुक ऑफ अकाउंट में दिखाई हुई है, रिकॉर्ड है, ये एक्चुअल में होना चाहिए, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ऐसे कर रही है तो उसके कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है। तो इंटरनल कंट्रोल का मेन पॉइंट यही होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जितने भी गलत काम है उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है ना। तो क्या लिखा हुआ, इंटरनल कंट्रोल एम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द बिजनेस एसेट्स बाय द कंप्राइजेस द एक्चुअल एसेट्स with those recording in the book of account and ensure that only authorized individual have access to the assets।
और ये भी स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि कौन इस पर्टिकुलर मशीनरी को कितने वर्कर्स इसको यूज कर रहे हैं, मीन्स कि कौन कैसे यूज कर रहा है। जो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है वही एसेट्स आप क्या करें अपनी बिजनेस के अंदर यूज करें। विदाउट रिकॉर्ड एसेट्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दैट्स द रीजन कि सेफ्टी ऑफ एसेट्स की बात की जा रही है। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट की तो एक्यूरेसी की बात की जा रही है, क्योंकि अकाउंट ठीक हो तभी तो एक आगे बढ़िया रिपोर्ट दिखाई देगी ना। अब मैं कह रही हूँ कि मैं हर पूरे 11 महीने तक मैंने क्या किया है, अकाउंट्स को चेक किया है। तो 12वें महीने में मीन्स कि 31 मार्च 2024 को जब मैं अकाउंट्स की रिपोर्ट दिखाऊंगी, ऑडिट करवाना होगा, तो क्या मेरा काम जल्दी से हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। वो तभी होगा जब हमारे अकाउंट बिल्कुल ठीक होंगे। सेकंड पॉइंट भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्टैब्लिशिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बारे में बात की जा रही है कि किसका काम किसका है, किसको ये काम करना है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। अब मैंने कहा है कि जैसे कि आपके 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर, राइट। ये तीनों लेवल होते हैं, पढ़े होंगे, याद भी होंगे। ये ऐसे ट्रेपेजम में होता है, सबसे ऊपर टॉप, फिर मिडल फिर नीचे लोअर होता है, ऐसे ही पढ़ा है। अब हर एक पर्सन को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर किस चीज़ का एम होता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट करे, मतलब सबको पता होना चाहिए, मतलब स्थापित करे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एवरी एक्टिविटी, मेकिंग द इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर द एक्शन। मीन्स कि जो भी व्यक्ति जिस भी एक्टिविटी को कर रहा है वो उसके रिगार्डिंग जवाबदेही हो, आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो। समझ पा रहे हो? मैंने आपको कोई सामान लाने के लिए भेजा है तो उसके लिए मुझे पहले आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर मैं बिना पैसे ही आपको दिलवा रही हूँ, सामान भेजने के लिए जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि कहीं और नहीं जाना। ये अगर सामान कहीं उस स्पेशल दुकान पे नहीं मिला तो मुझे कहीं और भी जाना पड़ेगा। दैट मीन्स जो आपके पास मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों एक साथ चलती है बेटे। अगर आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक साथ चलती है। अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो कहीं ना कहीं वहां पे आप उस चीज को आंसर लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। मीन्स कि आप उससे रिस्पॉन्स भी लेंगे कि क्या रहा, क्या काम रहा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में जब टीचर्स काम देती हैं, प्रॉपर राइट देती है कि आप इंटरनेट का भी यूज कर लो, राइट। तो देन उसके बाद नेक्स्ट डे क्या पूछते हैं, दिखाओ भाई कॉपी नोटबुक चेक करवाओ जिन्होंने काम किया फटाफट, है ना, आंसर लेते हैं ना। तो यही बात है, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप की होगी हर एक पर्सन की, तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अकाउंटेबल भी होगा अपने पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर एक्शन के रिगार्डिंग। इज इट क्लियर? चलिए, कंपैरिजन, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड एंड द एक्टिविटीज। सॉरी हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और जो आपकी एक्टिविटी है उसको कंपेयर कर रहे हैं। जो भी गैप होगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। कंप्लायंसेस विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज। कंप्लायंसेस का मतलब क्या है, अनुपालन करना, दैट मीन्स फॉलो करना। दैट मीन्स आप उस चीज को मान रहे हो कि मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी पॉलिसी थी बेटे, उन सबको आप क्या कर रहे हो, मानो। ये इंटरनल कंट्रोल में देखा जाता है कि जितनी भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्या आप उनको मान रहे हो, नहीं मान रहे हो। अगर नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे हो, क्या रीजन है, आप इन सब चीजों को देखेंगे। जितने भी मेथड्स है, जितने भी पॉलिसीज है, ठीक है, इन सब को प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो भी लिखा हुआ था, आप उस चीज को कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चीजें आपको बतानी होगी, चीजें चेकआउट की जाती है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज की जाती है? अब मैं कह रही हूं कि मैं हर दिन आपकी बुक ऑफ अकाउंट को चेक करूंगी, हर दिन आपके मेथड को चेक करूंगी, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। तो अब देखो, मैं कह रही हूं कि मैंने फर्स्ट डे चेक किया, लोगों को पता ही नहीं था कि मैं चेक करने आ रही हूँ कंपनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डे चेक किया, थोड़े बहुत जो छुट्टी पे थे उनको नहीं पता था, तो मैंने पनिशमेंट दी। तो नेक्स्ट डे क्या विद इन 10 डेज क्या ये जो काम है उनकी एफिशिएंसी है, क्या वो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि जैसे कि स्कूल के अंदर होता है, कॉलेजेस के अंदर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, अगर 10 दिन अगर बच्चों के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टली
रूल्स को फॉलो कर दे कि आपकी डेली कॉपी चेक होगी, डेली आपकी क्या है नोटबुक चेक की जाएगी, डेली आपसे सुना जाएगा, नहीं सुना है तो डंडे से पिटाई होगी या फिर कुछ भी करें, राइट। पनिशमेंट ऐसी दो कि जैसे सब बच्चों को मोस्ट ऑफ में अगर एक बच्चा काम नहीं करता तो मैं सबको पनिशमेंट देती हूँ, तो डर के कारण वो सभी बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि पनिशमेंट उनको बहुत बुरी मिलेगी, राइट। अब एक बच्चे की गलती के कारण मैं सबको पनिशमेंट देती हूँ तो नॉर्मल सी बात है उस एक बच्चे को जरूर समझाएंगे कि भाई तू भी काम करके आ, है ना, तो उसकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल एक पर्सन की, एक मैनेजमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हों उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है, कि किस तरीके से आप मशीनरी का, अपनी कैपिटल्स का यूज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ में आगे होंगे कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या था। एसेट्स की सेफ्टी होगी, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप होगी, और स्टैंडर्ड को हम एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जो हम मैनेजमेंट के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया जाएगा, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी की जाएगी। ईजी थे, कोई मुश्किल नहीं थे। ठीक है, अब बात की जाती है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो कि हमें हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ये दो बेसिक प्रिंसिपल है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिमाग में रखने चाहिए। मेक अ कीप इन माइंड टू दिस, मेक अ इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव। अगर आपको इफेक्टिवली कंट्रोल करना है तो सबसे पहला क्या है, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स। क्या कह रहे हैं पता है? आई होप ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी, अगर समझाने की जरूरत है तो अभी समझाते हैं, 2 मिनट रुको। अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि जितना भी काम आप कर रहे हैं, अब मैंने कहा कि वो एग्जांपल याद है आपको, ये वाला पॉइंट्स, कि जो आपका अकाउंटिंग का काम है वो अलग, अब ये हमने हर एक काम को अलग अलग किया था, है ना। और यहां पर क्या है कि जो भी आपका अकाउंटिंग का काम है और जो आपके एसेट्स को यूज करने का तरीका है वो दोनों के दोनों सेपरेट होने चाहिए, और उनका रिकॉर्ड अलग अलग व्यक्ति करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर पता लग सकता है कि कैसे क्या काम हो रहा है। ठीक है, द वर्क यूटिलाइज एनी एसेट्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ अकाउंटिंग फॉर द सेम। मींस कि अकाउंटिंग के काम से और एसेट्स को एक दूसरे को सेपरेट रखना है। दिस इंश्योर दैट द यूज ऑफ एसेट्स इज प्रॉपरली रिकॉर्डिंग एंड द अकाउंटेड फॉर। इसकी जो आप एसेट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी कोई आप फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट, मैं कह रही हूँ कि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, और जब हमने खरीदी थी उसने ये कहा था कि आपकी जो एसेट्स है वो 10 साल तक चलेगी, 10 ईयर तक चलेगी। दैट मीन्स हर साल वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तभी वो 10 साल चलेगी। दैट मीन्स हर साल 1 लाख से डेप्रिशिएट हो रही है ना। अगर मैं, समझ पा रहे हो, 1 लाख से नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, 10 लाख यहाँ पे 10, राइट, 1 लाख से ही डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा अकाउंटिंग करने का ट्रीटमेंट है, जो लोग यूज कर रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि काम को इस तरीके से बांटो, किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ बार क्या होता है कि जब किसी पर्सन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बर्डन होता है, वो काम को जल्दी जल्दी निपटा देता है कि चल रहने दे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, होने दे, ऐसा होता है ना, होता है। तो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पर जब बर्डन ज्यादा होता है वहां पर एरर होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दैट्स अ रीजन कि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था वो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि साथ साथ चेकिंग भी हो रही है, काम भी बट गया है, सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, अपने काम में लगन है, राइट। समझ में आ गया। कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द एम्प्लॉय शुड बी सच दैट द वर्क डन बाय द वन ऑटोमेटिकली चेक बाय द अनदर। जब एक व्यक्ति काम करे तो दूसरा व्यक्ति उसकी नॉर्मल से है चेक हो जाना चाहिए, उसे हम कहीं ना कहीं इंटरनल चेक भी कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ द इंटरनल कंट्रोल की बात की जा रही है। फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, मीन्स कि किस किस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म है इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए, क्योंकि
देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, देर आर द वेरियस फॉर्म ऑफ द इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर शुड बी स्टडी बिफोर द स्टार्टिंग हिज वर्क। देखो मैंने आपको जब ये चैप्टर नंबर 4 करवाया था उसके अंदर ये बताया था कि अगर कोई ऑडिटर अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने काम को शुरू कर रहे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इवन ईच एंड एवरी, मतलब ए से लेके जेड तक की बात सब पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, कैसे काम कर रही है। तो इसके अंदर क्या क्या है, कैश के ऊपर आपको पता होना चाहिए, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, कंट्रोल रिगार्डिंग द फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रही है, कब कब कर रही है, कितने इंटरवल में कर रही है, कितना उनसे इंटरेस्ट मिल रहा है। इवन स्टॉक के रिगार्डिंग भी बात करो, है ना, स्टॉक के रिगार्डिंग भी उनसे इंफॉर्मेशन लो। ये सब की सब चीजें एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। ठीक है, ये देखने के लिए हर जगह देखो ये लाइन लिखी हुई है, इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स एंड द इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये एक लाइन है जो हर जगह आ रही है बेटा, ध्यान से सुनो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 स्टार हमने दे दिए इसको। तो सबसे पहले एक ऑडिटर को कैश कंट्रोल कैसे करेगा, वो किसके ऊपर फोकस करेगा, कैश के ट्रांजेक्शन के ऊपर, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पेमेंट हो रही है, पेमेंट करने के बाद कितना बैलेंस बच गया है, या फिर आपने किसी को उधार में दे रखा है। इन सभी ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया था कि कैसे क्या काम करता है। कैश के रिगार्डिंग सारी की सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ पे होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल का एक फॉर्म है, मतलब एक तरीका है कि कैसे हम इसको चेकआउट किया जा सकता है। देखो मैंने बताया कि इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी ट्रांजेक्शन आते हैं, छोटे छोटे अकाउंट्स आते हैं, छोटे छोटे कंट्रोल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करते हैं, रिलेटेड टू देयर इज अ कैश, सच एज अ रिसीविंग द कैश, कैश कहाँ से आया है, पेइंग द कैश, मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, कितना कैश का बैलेंस बचा है, क्लियर द रिटर्न इंस्ट्रक्शन for the employee dealing with the cash are necessary to ensure the smooth workflow and the prevent the alterations। कहने का मतलब हर चीज कैश के ट्रांजेक्शन्स की उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और एम्प्लॉयज के साथ किसी भी तरह का रिटर्न आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने पेमेंट करनी है या फिर आपको पेमेंट रिसीव करनी है, सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे जिससे कि आपका जो काम है वो स्मूथली हो। ठीक है, वर्क जो फ्लो हो रहा है वो स्मूथली हो, और किसी भी तरह की चेंज करने से आप बच सके, प्रिवेंट द अल्टरेशन। मीन्स कि अगर एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर दिया उसमें दोबारा से चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, एक बार इस तरीके से ध्यान से करें कि आपको सभी तरह के काम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरल फाइनेंशियल अकाउंट कंट्रोल, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर क्या आएगा कि यही बातें हैं, रिलेशनशिप देखा जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है, सुपरविजन कैसे किया जा रहा है, कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, इन सब के ऊपर देखना। क्योंकि अगर बेटे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये कहते हैं ना कि अगर आपका एक स्टेप गलत हो गया तो आप पीछे मुड़ के यू टर्न नहीं ले सकते। आपके करियर के अंदर मैं कह रही हूँ कि आपके 23 ईयर तक आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हो। ठीक है, 23 के बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं मुझे तो आर्ट साइड में से चलना चाहिए था। ठीक है, तो आप यू टर्न नहीं ले सकते बेटे। जिंदगी के 23 साल आपने गुजार दिए उस चीज़ के ऊपर, 5 साल तो कंप्लीटली गुजार दिए हैं। 5 साल से आप लगातार यही पढ़ते आ रहे हैं। +2 से अगर मैं +1 से गिनूँ तो आपको 7 साल हो गए हैं कॉमर्स को पढ़ते पढ़ते। तो क्या आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो यही बात है कि आप हर चीज़ को इस तरीके से करें, हर चीज़ को इस तरह, मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, इवन हमारा चैप्टर भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, देखो ये पॉइंट्स ना पीछे वाले आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आ जाता है कि हमारे ऑफिशियली वर्क की जा रही है, जो आपके टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, कैसे वो किस चीज़ कैसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी कैसी है, उसका सिस्टम कैसा है, किस तरीके की कंडीशंस फॉलो करता है। मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं, मैनेजमेंट की पॉलिसी, मैनेजमेंट का सिस्टम, मैनेजमेंट की कंडीशंस कैसी कैसी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेंटेनिंग द एफिशिएंसी इन द ऑफिस वर्क, इट इंक्लूडिंग द कंट्रोल सच एज द कॉस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द कॉस्ट कंट्रोलिंग अकाउंट। ठीक है, दीज कंट्रोल इंश्योर द प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स की अकाउंटिंग किस तरीके से, मतलब रिकॉर्ड कैसे कर रखी है, मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है, एंड द एक्यूरेसी ऑफ अ अकाउंट। समझ में आ गया।
कंट्रोल रिगार्डिंग द ट्रेड ट्रांजेक्शंस। ट्रेड ट्रांजेक्शंस पता है बेटे, पता है कुछ ट्रेड ट्रांजेक्शन के बारे में? ट्रेड मतलब होता है कि आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन होता है लेन देन जब हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ट्रेड ट्रांजेक्शन देयर शुड बी क्लियर एंड द स्पेसिफिक रेगुलेशन इन प्लेस ऑफ फॉर द परचेज एंड द सेल ऑफ द गुड्स। परचेज और सेल ऑफ द गुड, जितनी भी आप सेल कर रहे हैं, जितनी भी आप परचेज कर रहे हैं, उनको सही ढंग से क्लियरली मेंशन किया जाए। दिस इंक्लूडिंग द प्रॉपर सिस्टम ऑफ द परचेजिंग द गुड्स, रिसीविंग द गुड्स, प्रोटेक्टिंग द गुड्स इन हैंड एंड द मेंटेनिंग द अकाउंट फॉर द सेम। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा था ना कि किस तरीके कितना सामान आपके पास यहाँ आ रहा है, कितना सामान आगे गया है, कितना सामान आगे पहुंचा है, फिर हम कितना सामान बेच पा रहे हैं, हर चीज को आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। इसी तरह से हमारा सिमिलरली कैसा है, सेल ऑफ द गुड्स का है। अगर आप सामान को बेच रहे हो, कैसे कर रहे हो, अगर कहीं भी आपको ये नजर आ रहा है कि घोटाला हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है गुड्स की, तो वहां जरूर चेकिंग कीजिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल है। देखो एक पॉइंट पढ़ा था हमने फोर्थ लेक्चर के अंदर ही, फोर्थ चैप्टर के अंदर ही, कि जो गुड्स के रिगार्डिंग आप चोरी करते हैं, कैश के रिगार्डिंग चोरी करते हैं। गुड्स के रिगार्डिंग वो चोरी करोगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी और वेट क्या होगा आपका कम होगा। एग्जाम्पल दिया था मैंने गोल्ड और डायमंड का, है ना, राइट। अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश क्या है, करेंसी की बात की जा रही है, आप इजिली इसको चोरी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप सामान को खरीद रहे हैं, वही बात आ जाती है कि वो वहां पर भी आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपके पास मान लीजिए आपने सामान बेच दिया था, ठीक है, सॉरी सामान खरीदा है, परचेज किया है, तो कहीं ना कहीं खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है। सामान खर्चा तो आपने दिखा दिया, सामान खराब निकल गया तो आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है। आपने रिटर्न की एंट्री नहीं दिखाई, क्यों? रिटर्न करने के बाद आपके पास कैश भी तो आएगा ना, उसकी एंट्री नहीं दिखाई, आपका मिस अप्रोप्रिएशन हो गया अकाउंट्स में। समझ में आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। कंट्रोल रिगार्डिंग द एम्प्लॉय रेम्यूनरेशंस। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि उससे काम करवा रहे हैं 8 घंटे, बट उससे होना चाहिए कितने घंटे काम, अभी मैंने आपको बताया था ना, कहाँ गया, ओह माय गॉड, अभी समझाया था मैंने बेटे, ये देखो ये रहा। अब उससे काम करवाया जा रहा है 8 घंटे, सैलरी सेम दी जा रही है, फिर उसने घंटे बढ़ा के 10 घंटे कर दिए, 12 घंटे कर दिए। तो क्या है, एम्प्लॉयज की रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल रिगार्डिंग द एम्प्लॉय रेम्यूनरेशंस, जैसे कि उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, जो मजदूर होते हैं उनको वेजेस मिलती है, ठीक है, हर चीज को स्पेशली रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर सैलरी बढ़ रही है तो उसको भी दिखाएं, डिडक्शन दे रहे हो तो वो भी दिखाएं, एडवांस में दे रहे हो, हर एक चीज। जैसे कि टैली ERP 9 के अंदर हमने देखा था कि जैसे कोई भी वर्कर्स है, कोई भी एम्प्लॉई है, उनका सैलरी स्टेटस बनता है। सैलरी अगर दो तो रिसिप्ट पे दो, कि रिकॉर्ड हो आपके पास भी उनके पास भी कि उनको सैलरी कितनी दी जा रही है। और साथ ही साथ अगर कोई आपने अलाउंसेस दिए हैं, ठीक है, अलाउंसेस दिए हैं, उनके बारे में भी आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करके दिखाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो इंटरनल कंट्रोल का ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे इंटरनल चेक के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखो इंटरनल चेक के रिगार्डिंग मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, क्या सबको ये एग्जांपल याद है कि एक का काम कैसे दूसरे से चेक करवाया जाएगा? सेम एज इट इज यहां पे यही लिखा हुआ है, देखो। इंटरनल चेक इज अ सिस्टम implemented within an organization to ensure that no single employee has complete control over a transactions from the start to finish। पता है क्या कह रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अप्लाई किया जाता है। इंप्लीमेंट का मतलब होता है बेटे अप्लाई करना, कि ये देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कोई भी एक अकेला व्यक्ति, ट्रांजेक्शन यहाँ से शुरू हुई, हमारी फैक्ट्री से शुरू हुई थी ना, यहाँ से हमने फर्म के अंदर भी लेके आनी थी, देन उसके बाद यहाँ पे पहुंची थी, फिर हमने लोड भी की थी ट्रक के अंदर, याद है। मतलब कि हर सारा का सारा काम एक व्यक्ति ना करे, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई सारा का सारा काम जब एक व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं वहां पे एरर होने के, वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व द डिवाइडिंग द वर्क अमंग द एम्प्लॉय इन अ वे दैट ईच पर्सन टास्क आर चेक इंडिपेंडेंटली बाय द अनदर एम्प्लॉय। ये देखो
चेक्ड इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि ऐसे पर्सन अपॉइंट करने चाहिए कि हर एक का काम दूसरा व्यक्ति क्या कर सके, वो चेक कर सके। अब यहाँ पे जो पर्सन ए है वो इस ए का काम कौन चेक कर रहा था, पर्सन बी कर रहा था, बी का काम चेक कौन कर रहा था, पर्सन सी कर रहा था, पर्सन सी का काम कौन चेक कर रहा था, पर्सन डी कर रहा था। सेम एज इट इज कंसेप्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। द पर्पज ऑफ द इंटरनल चेक इज प्रिवेंटिंग द फ्रॉड एंड एरर बाय द क्रिएटिंग द सिस्टम ऑफ द चेक एंड द बैलेंस within an organization. It help in the detecting and the deterring the fraudulent. मीन्स के दोनों का मतलब ये है कि रोकना, फ्रॉड जैसे भी हो रहे हैं उनको रोकना, उनको ढूंढना, ठीक है, डिटेक्ट करना, डिट्रेनिंग करना, फिर उनको रोका जाता है, पहले उनको ढूंढ कर फिर रोका जाता है, ठीक है। एज वेल एज द रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एरर, उनको कम करने की कोशिश की जाती है कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी तरह के एरर की पॉसिबिलिटी ही ना हो, ठीक है। देखो मैंने डेफिनेशन मोस्ट ऑफ सेम ली है, स्पेसियर एंड द पलर की ली है, क्योंकि अब देखो ये एक ऐसा ऑथर है जिसने सेम इंट्रोडक्शन दे रखा है, सेम अपनी डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको डेफिनेशन याद करने में थोड़ा सा कोई भी मुश्किल नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक इज द एन अरेंजमेंट ऑफ द स्टाफ ड्यूटी, कि स्टाफ की ड्यूटी इस तरीके से अरेंज की गई है वेयर इज नो वन पर्सन इज अलाउड टू कैरी थ्रू एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, सो that without the collisions between the two or more persons, fraud is prevented and at the same time the possibility of the error are the reduced to a minimum। समझ में आ गया कि ये बहुत मतलब स्टाफ की ड्यूटी इस तरीके से अरेंज की जाती है कि कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन की जा रही है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है, उस सारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4, 4 से 5 व्यक्ति करेंगे, जिससे कि हमारा जो फ्रॉड है, जिससे कि हमारा जो एरर है वो क्या हो सके, उससे हम बच सके, कम कर सके, इनके ऊपर ध्यान दिए जाते हैं। इज इट क्लियर, आ गया समझ में। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इंटरनल चेक के, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनना, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वही डेफिनेशन में है, डेफिनेशन में से अब पॉइंट्स बन जाएंगे, एरर को देखना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करना, ओमिशंस जितनी भी हैं ये मोस्ट ऑफ सेम पॉइंट्स हैं। देखो मैं समझाती हूँ आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि प्रिवेंटिंग द फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड और एरर होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। बेटे ये जो वर्ड बोल रही हूँ ना, प्रिवेंट, डिटेक्टिंग, प्रिवेंटिंग, ठीक है, ये ना डिफरेंस में भी आएंगे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इन तीनों के ऊपर डिफरेंस भी बहुत बार 101% है कि क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल चेक इज टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम दैट मेक अ फ्रॉड डिफिकल्टी टू द कम्पीट एंड द डिस्करेज द एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग द फ्रॉड। पता है क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेकिंग क्यों की जाती है, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है कि जो फ्रॉड करने की जो अगर पॉसिबिलिटी कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाए, कि इसको कम्पीट करने का मतलब कि इसको अप्लाई करने के लिए, फ्रॉड को करने के लिए उनके लिए मुश्किल का काम हो जाए, और एम्प्लॉय क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए कि उस फ्रॉड को करें। सो इसका मेन एम यही है कि एरर को से प्रिवेंट किया जा रहा है, क्योंकि चेकिंग रेगुलर होगी, पूछा बार बार जाएगा, कंट्रोल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को ये होगा कि वाह अब तो भाई शामत आ गया, अब हम नहीं कर सकते, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, डिटरमिनेशंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमने पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने दे दी है तो नॉर्मल सी बात है, काम को भी मैंने डिवाइड कर दिया है, जो मैंने अभी बताया था डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था हमने अभी, कि काम को सब जगह में बांट दिया है, ए बी सी डी, एक दूसरे का काम चेक किया जा रहा है, तो एरर भी कम होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी है, डिवीजन भी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हर काम बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। प्रिवेंट द ओमिशन इन द अकाउंटिंग, ओमिशन का मतलब होता है कि आपको भूल लग गई है, आप भूल गए हैं, ठीक है, मतलब कि फॉरगेट हो गया है सामान, आपके दिमाग में से आप भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, आप ट्रांजेक्शन लोड करते करते सामान आपने लास्ट वाला सामान की एंट्री करना भूल गए, या फिर स्टार्टिंग वाले सामान की एंट्री करना भूल गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि अगर एक ए व्यक्ति ने ट्रांजेक्शन करना भूल गए हैं और वो सामान आपकी गाड़ी में है, तो क्या बी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि ओह माय गॉड इन्होंने तो एक एंट्री ही नहीं की। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो ए व्यक्ति ने रिकॉर्ड करते करते यहाँ तक बी के पास पहुंचा है सामान, बी कहते हैं कि सामान तो पूरा 20 करोड़ का है, ठीक है, बट आपने एंट्री 19 करोड़ 80 लाख की कर रखी है,
ये 19 लाख ही हुए हैं अभी। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि सर आपने 20 लाख की ट्रांजेक्शन्स तो नहीं की, बट हाँ सामान दिया हुआ है, तो क्या आपको एरर पता नहीं चल जाएगा कि मीन्स जो ए भूल गया था वो बी को पता चल जाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल चेक इज टू ब्रिंग द डिसिप्लिन इन अकाउंटिंग एंड इंश्योर दैट नो ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम ब्रिंग रिकॉर्डिंग इन अ बुक ऑफ अकाउंट। जब बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप भूले ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। अब कोई काम लगातार एक ही चीज को कर रहा है, करते जा रहा है, क्या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी एफिशिएंसी इंक्रीज। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर मैं 11 महीने से लगातार अपने बुक ऑफ अकाउंट को चेकआउट करते जा रही हूँ, उसमें कोई अगर एरर था तो मैंने वो एरर भी क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, जिसके कारण अब मेरा जो रिपोर्ट है बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है। ठीक है, जब 12वां महीना आएगा तो एक ही महीने की ट्रांजेक्शन चेक करनी पड़ेगी, राइट? तो फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है तो वो क्या मेरा जल्दी होगा? ऑफ कोर्स होगा। जो बैलेंस शीट मैं जो तैयार करूंगी, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करूंगी, क्या वो मेरा जल्दी होगा? यस होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे आपकी जो ट्रांजैक्शन है एरर फ्री अकाउंटिंग स्ट्रक्चर हो चुका है, फाइनल अकाउंट तो जल्दी ही तैयार होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर फाइनल अकाउंट आपने 31 मार्च को ही आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया तो नॉर्मल सी बात है ऑडिट भी थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ें चेक करके आ रहे हो, आपके साथ पास एविडेंस भी है, तो क्या जो ऑडिटर होगा, ये चेकर होगा, क्या उसको भी आसानी नहीं होगी? तो सेकंड 6 पॉइंट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा, इजी द ऑडिट वर्क। आई होप इसके जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको समझ में आ गए होंगे, किसके? इंटरनल चेक के। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है बेटे, ध्यान से सुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एडवांटेज ऑफ द इंटरनल चेक के ऊपर। अब इंटरनल चेक का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि एक काम को जब दूसरा व्यक्ति उसी काम को जब चेकआउट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। ठीक है, इसमें काम को डिवाइड किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट किया जाता है, अकाउंट फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार किया जाता है, ऑडिट भी जल्दी होगा। ये कुछ एक पॉइंट थे। एफिशिएंसी भी हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉय की बढ़ जाती है। अब यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटे कि मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉय। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि प्रभावित करना। ठीक है, आप किसी चीज़ को जैसे कि आप मोटिवेट हो जाते हो, जब कई बार ऐसा होता है ना कि अब तो मैं पता नहीं क्या उखाड़ दूंगा, ऐसा होता है ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा होता है ना, होता होगा, बहुत बार होता होगा। जैसे कोई किसी की मोटिवेशन स्पीच सुन लेते हैं, इवन आपके कॉलेज के अंदर जब मोटिवेशन स्पीकर्स आते हैं, या फिर किसी अपने फ्रेंड को देख के वो ज़्यादा पढ़ रहा है या फिर ज़्यादा एक्टिव रहता है या फिर ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ के अंदर रहता है, तो आपको ये होता है ना कि मैं भी ऐसे रहूँगी, मुझे भी आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा होता है ना, तो आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आप किसी दूसरे पर्सन को देख कर आप प्रभावित होते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसी तरह से एम्प्लॉयज़ के अंदर भी होते हैं। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, क्या आपकी इच्छा नहीं करेगी उस अथॉरिटी का मैं बढ़िया तरह से यूज करूं? होगी ना? तो ये कह रहे हैं कि द इंटरनल चेक सिस्टम क्रिएट अ सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं कि जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक सेंस क्रिएट हो जाती है। जब आप किसी को काम देते हो ना, जैसे कि मैं जब बच्चों को काम देती हूँ तो उनको ये होता है कि हाँ आज ये काम दिया है तो कल सुबह 8:30 तक ये काम आपको चेकआउट कराना होगा, राइट? अगर किसी का नहीं है तो जो भी लेक्चर फ्री होगा, जो भी पीरियड आपका फ्री होता है, उस लेक्चर के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है और उसी दिन करना है। तो एक सेंस, एक कहने का मतलब एक कहीं ना कहीं एक डेडिकेशंस इंक्रीज हो जाती है बच्चे की। ठीक है, तो इन केस अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं, पंचुअल हो जाते हैं कि हाँ मुझे काम करके जाना है, कल मुझे मेरी टीचर कल चेक करेगी। आपकी लगन जो है, डेलिगेंस जो है, लगन, वो आपके काम के प्रति वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो आपकी ऑनेस्टी है, अगर बाय द डिफॉल्ट किसी दिन आप काम भी नहीं करके आए ना तो आप सच बोलोगे ना तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभावित कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, एरर एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एरर और फ्रॉड से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं आपको। इंटरनल चेक प्रिवेंट करता है बेटे। ठीक है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, इजी ऑडिट हो सकता है। ये देखो सेम बातें थी। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ऑडिटर यहाँ पे नेग्लिजेंस हो जाते हैं, मीन्स कि ऑडिटर यहाँ पे लापरवाह हो जाते हैं।
अब ये पता है कि उसका अकाउंट जो क्या है प्रॉपर चेक्ड है, उसको ये पता है कि उसका अकाउंट फाइनल अकाउंट भी जल्दी बन गया है, तो मतलब कि ठीक मिलेगा। उसके सारे बैलेंस मैच हो रहे हैं, तो मतलब कि सारा मोस्ट ऑफ चीज़ें ठीक मिलेगी। उसको ये पता है कि सारे के सारे काम जो है लगातार एक दूसरे से चेकआउट होते जा रहे थे, एक दूसरे से सारे के सारे चीज़ें एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को चेकआउट किया जा रहा था, है ना। इंटरनल कंट्रोल में हमने यही पढ़ा था ना, एक सेकेंड, इंटरनल कंट्रोल में हमने यही पढ़ा था ना, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑडिटर होता है वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है कि सारा काम तो चेक किया, क्यों ना मैं जल्दी से रिपोर्ट तैयार कर दूं। समझ पा रहे हो? इन ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंटरनल चेक ऑडिटर में बी बिकम द कंप्लेसमेंट एंड द लेस थ्रो इन देयर वर्क। वो अपने काम को थोड़ा सा कम डेडिकेशन से करते हैं, जिसके कारण वहां पर एरर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और ये वो सोचता है, ये अज्यूम करता है कि सिस्टम के अंदर से सारे के सारे एरर, कोई भी अगर एरर होगा वो कैच कर लिया होगा अभी तक से पहले, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऑडिटर की नेग्लिजेंस, ऑडिटर की लापरवाही ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी पड़ सकती है। इसी तरह से नेग्लिजेंस होती है एम्प्लॉयर्स के साथ। एम्प्लॉयर के साथ क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप किसी दूसरे को सामान पकड़ाते हैं, वो लगातार 3 स्टेजेस से वो ठीक होता आ रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं सोचोगे हाँ अब तो ठीक ही मिलेगा, मेरे पास आया तो ठीक ही मिलेगा, इतना ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढील बरती जाती है। जब रिपोर्ट्स एकदम से जैसे स्टार्ट ठीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि हाँ अब तो, जैसे कि बच्चों के साथ भी हो जाता है कि लगातार टेस्टों के अंदर 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 आ गया, ये सोचते हैं कि हाँ हम तो इंटेलिजेंट हो गए। नेक्स्ट टेस्ट में क्या पता उनके 2 3 4 5 नंबर आए। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो ये कहते हैं कि वेयर देयर इज अ सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक, एम्प्लॉयर्स में बिकम द ओवरली रेलिवेंट ऑन इट्स एंड द नेग्लेक्ट देयर ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने ऊपर जो जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती है, मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटीज का बढ़िया तरीके से काम नहीं करता, जिसके कारण ये क्रिएट हो जाती है अपॉर्चुनिटी किसकी? फ्रॉड की और एरर की, ठीक है। कहीं ना वही कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, सेम एज इट इज यहाँ पर ये काम होने वाला है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर ड्यू टू देयर इज ए हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दी जब हम काम करते हैं, ठीक है। जब ये होता है ना कि हाँ ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर रखा है, फटाफट जब भी कभी हमारे साथ भी होते हैं, इवन मेरे साथ भी होते हैं, जब भी मैं जल्दी काम करती हूँ तो ट्रांजेक्शंस में मेरी गड़बड़ होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर है एंड हायर परचेज वाला जो चैप्टर है, इन मोस्ट ऑफ चैप्टर्स के अंदर ये जब हम जल्दी काम करते हैं ना, जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकालते हैं हम, उनके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी आइटम्स भूल जाते हैं जो ऐड करनी थी हमने माइनस कर दिया, प्लस करनी थी, कुछ भी ऐसा कुछ है ना, जल्दी में ऐसा होता है, ठीक है। ग्रुपिज्म अमंग द एम्प्लॉइज के ग्रुप बन जाना, ये अच्छा पॉइंट है, ये नया पॉइंट है, इसको समझते हैं। मैं कह रही हूं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस लेवल पे ये देखा जा रहा है कि इस तरीके से ये व्यक्ति ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कभी ग्रुप बना है, जब भी कभी झुंड बना है, वो झुंड हमेशा नेगेटिव वेव्स ही, मोस्ट ऑफ चांसेस ये होते हैं कि नेगेटिव वेव्स ही प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ चांसेस यही होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की आप फिर प्रोटेक्शन करने लग जाते हो। अगर एक ने गलत काम किया है तो आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में ऐसा ही होता है, जैसे ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं कि अगर एक ने गलती की है तो सभी खड़े हो जाते हैं कि हमने भी की है। आप उस चीज को, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है ना। ये सरासर गलत होता है बेटे, क्योंकि इसमें आपकी सक्सेस नहीं है, इसकी भी सक्सेस नहीं है। कहीं ना कहीं अब आपको सही लग रहा होगा कि हाँ हमने ठीक किया होगा, हमने अपने दोस्त को बचा लिया, ठीक है, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बट इतने लेवल पे नहीं होनी चाहिए कि वो गलत काम कर रहा है तब भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड वही होता है जब गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको समझाओ, आप उसको बताओ। सेम एज इट इज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब अलग अलग मेंबर्स के ग्रुप बन जाते हैं तो जहां पर वो मान लो एरर यहाँ हुआ है और इन चारों के ग्रुप बने हुए हैं, यहां तक किसी ने भी इसको बताया नहीं कि हाँ ये गलती है, तो क्या यहां तक वो एरर ठीक नहीं हो जाएगा? बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना मतलब गुड्स को अंदर, मतलब मान लो गुड्स की चोरी की है, ठीक है, बिना गुड्स को अंदर किए हुए फिर भी आप उसको दिखाए जा रहे हो, मतलब कि एक तरह से फिक्टिशियस वैल्यू दिखाई दे रहा है, मतलब काल्पनिक है वो चीजें, ठीक है, इमेजिनेशन है।
तो कहीं ना कहीं जब भी एम्प्लॉइज का ग्रुप बन जाता है तो वहां पर ये डिसएडवांटेज है इंटरनल चेक का, कि इंटरनल चेक करते करते आपस में फिर ये थोड़ा सा भावना इतनी क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने अभी बच्चों का एग्जाम्पल दिया, कह रहे हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम में कैन बी लीड टू द कंक्लूजन्स अमंग द एम्प्लॉइज फॉर्मिंग द ग्रुप टू कम्पीट द फ्रॉड। हम ग्रुप बनाने लग जाते हैं कि एक फ्रॉड को लाने के लिए, मतलब फ्रॉड को क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई करने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं जब ग्रुप बन जाता है तो वो एक नुकसान प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपका तो ठीक है ग्रुप, है ना। तो समझ पा रहे हो इंटरनल चेक का मतलब क्या है, कि जब ऐसे एक कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। आपको ये नजर आया कि जो आपके ऑब्जेक्टिव थे यही आपकी कहीं ना कहीं आपकी एडवांटेज थी, मोस्ट ऑफ सिमिलर थी, थोड़ी बहुत अलग थी, वो हमने कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट्स आ जाता है मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है? अब आपको ये लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल तो हमने इतनी देर में किया, क्यों किया? क्योंकि बेटे पहले तो हमने एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल वो भी 10 से 12 मिनट का किया हमने। ठीक है, उसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर, जितना भी चैप्टर का क्रक्स था, ये सारा का सारा यही क्रक्स है। ठीक है, जो भी मैंने करवाया यहाँ पर, ये सारा का सारा ये चैप्टर, ये 1.5 पेज है ना, यही पूरे चैप्टर का क्रक्स। अगर इन पॉइंट्स को आपने देख लिया ना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है जी, अब लास्ट पॉइंट करते हैं। इवन ये 10 से 12 मिनट का ही होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होगा। तो इसके चैप्टर के बाद हम फिर 6 चैप्टर करेंगे, ऑडिट का जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? अब इंटरनल ऑडिट की बात की जा रही है। ऑडिट का मतलब क्या है? कि चेकिंग करना किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट की। कौन करेगा? एक पर्सन करेगा। ये पर्सन क्या निकालेगा कि जो ट्रांजैक्शंस वाउचर जो है, जो भी डॉक्यूमेंट जो है, क्या ये डॉक्यूमेंट, क्या ये वाउचर आपकी बुक ऑफ अकाउंट से मैच होते हैं या नहीं होते हैं। और साथ ही साथ इनकी आप फिजिकल एग्जिस्टेंस भी देखेंगे कि आपके पास जितनी भी एसेट्स है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, बस हवा हवा में दिखा रखी है, राइट। और जो ये पर्सन होता है, जो इसको ऑडिट का मतलब होता है कि आप गलतियां निकाल रहे हो, आपके ट्रांजेक्शन्स में से गलतियों को ढूंढ ढूंढ के, खोद खोद के निकाल रहे हो। ठीक है, और ये जो पर्सन है उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिटर कहेंगे। क्या इतना ये जो क्या होता है ऑडिट, ये सभी प्रोसेस में स्टार्टिंग से करवाती आ रही हूँ। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल क्या है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? मेंबर होगा। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो इसको क्या मिलती होगी? सैलरी मिलती होगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ये कह सकती हूं कि ये इंडिपेंडेंट तो होगा, बट अब इसको सैलरी ही मिलती होगी तो ये अपने एम्प्लॉइज को भी जानता होगा, इसका भी ग्रुप बन सकता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट्स बता रही हूं अभी, क्योंकि पूरे इस पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये कंपनी का मेंबर होगा, पहली बात तो ये है, इसको सैलरी मिलती होगी। विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा और इसको सैलरी मिलती होगी, राइट। इंडिपेंडेंट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरनल ऑडिट रेफर टू दैट अ पीरियोडिक check of the institutions or the company account by the internal auditor। इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा, मीन्स की वो पर्सन की बात की जा रही है, व्यक्ति चुन्नू मुन्नू जो भी है, ये मिस्टर एक्स, हु आर द मेंबर ऑफ द स्टाफ, जो कि मेंबर है अपने स्टाफ का। इट कंडक्ट टू इंश्योर दैट इज अ नो एरर एंड फ्रॉड इन द बुक ऑफ अकाउंट। देखो ये जो लाइनें है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या लिखी हुई है? ये कंडक्ट किस लिए करवाई जाती है? कि ये देखा जाता है कि किसी भी तरह का एरर ना हो, किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो हमारी बुक ऑफ अकाउंट में। इंटरनल ऑडिटर के अंदर क्या होता है? फंक्शन किया जाता है मोस्ट लाइकली टू द अकाउंटेंट एंड डू नॉट नेसेसिटी टू द सबमिट अ रिपोर्ट। देखो हमने पढ़ा था कि जो रिपोर्ट, जो ऑडिटर होता है उसे क्या सबमिट करनी पड़ती है? एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट किया, या ठीक है, गलती है, कहाँ है, कितनी है, कैसे है, सब चीजें के बारे में बताया था, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट छापनी पड़ती थी। बट इंटरनल ऑडिटर को किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। डू नॉट नेसेसरी सबमिट टू आर रिपोर्ट। ओके, इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये मेंटेन किया जाता है कि वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट and the ensure that accounting principle and the laws are the follow। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटे,
ध्यान से सुनो इस चीज को। क्या कह रहा है कि ये देखा जाता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आपका अकाउंटेंट है उसकी वर्किंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि वो काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा, और जितने भी लॉज है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये देखा जाता है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए। देखो ये जो ऊपर लाइनें लिखी हुई है ना, यही कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया एग्जामिनिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का जितना भी आपने एम्प्लॉय का जितना भी काम है उसको देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वो ठीक है नहीं कि ठीक है, ठीक है, जितना भी काम किया जा रहा है वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ठीक है, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिटेक्ट द एरर और द फ्रॉड। फ्रॉड एंड एरर को भी देखेगा, नॉर्मल सी बात है। अकाउंट के रिकॉर्ड करते समय एक सेकेंड अकाउंट को रिकॉर्ड करते समय ओमिशन भी हो सकती है, भूल भी लग सकती है आपको, आप रिकॉर्ड करना भूल सकते हैं, या फिर आपने जैसे कि 4995 की एंट्री करनी थी, आपने 4959 की कर दी है। ट्रांजेक्शन से आपने पढ़ा था ना, एरर होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में था ना ये, कि टाइप ऑफ एरर कितने हैं, किस तरीके से एरर हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ द, ये सभी पढ़े थे हमने प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये हम इन एरर को और फ्रॉड को हम डिटेक्ट करते हैं, एक्यूरेसी को देखा जाता है कि इंश्योर करते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग द कंप्लायंसेस विद द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर। आगे क्वेश्चन पॉइंट समझो क्योंकि सिमिलर है बेटे, मोस्ट ऑफ पॉइंट्स इनके सिमिलर है। कह रहे हैं कि ये इंश्योर किया जाता है कि ये देखा जाता है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन का अनुपालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखा जाता है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, मतलब एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई एंड द रेक्टिफाइड द शॉर्टकमिंग। ये कह रहे हैं कि आप ढूंढेंगे, आप ठीक करेंगे उन सभी कमियों को जो आपके ट्रांजैक्शंस आपकी बुक ऑफ अकाउंट में है। अगर आपने ठीक नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके ऑडिट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये कहते हैं कि ऑडिटर के अंदर क्या होता है, इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या किया जाता है कि आप जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आप देखा जाता है, उनको ठीक किया जाता है, जिसके कारण आपकी जो हम इंश्योर कर सकते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से वो चल सके। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, मॉनिटर द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का मतलब क्या बेटे? इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, किस तरीके से कर रहे हैं, आपके करने का तरीका ठीक है या नहीं है, इन सब चीजों को चेकआउट किया जाता है। मीन्स कि जितना भी काम आप किया जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी आंखों के सामने होते हैं। दैट मीन्स मतलब जितना भी काम किया जाएगा आप उनके आंखों के सामने करेंगे, कैमरेज लगे होंगे, या फिर वो हर चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यस, ये अच्छा पॉइंट था क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ रिपीटेड पॉइंट्स आ रहे थे। ये कह रहे हैं कि जितना भी काम किया जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एरर तो मिल ही सकते हैं, राइट, मिस्टेक्स हो सकती है। अब वो मिस्टेक्स एरर तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी वीकनेसेस को अपना अप्लाई किया, देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उन वीकनेस को, जितनी भी हमारे पास क्या हमारे अंदर जितनी भी वीकनेस है, उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको सुधार सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें क्या दिया जाता है, ऑडिटर क्या देता है, हमें सजेशन देता है, एडवाइस देता है, हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों को, जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो क्या करते हैं कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा पढ़ने में, या फिर वो कैसे अलग तरीके से काम करें, तो उनको उनका इंटरेस्ट लाने के लिए, उनके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इवन हमें भी बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? चलिए, एडवांटेज क्या है इंटरनल ऑडिट के? सेम एज इट इज पॉइंट है, कंट्रोल को इम्प्रूव किया जा रहा है, बिजनेस प्लानिंग किया जाएगा, एफिशिएंट बिजनेस प्लानिंग होगी,
इन केस ऑफ देयर इज डिस्क्रिपेंसीज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मीन्स कि जितनी भी आप लापरवाही कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, अटेंशन किया जाएगा कि ऐसे मत कीजिए, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। इवन आप टाइमली उसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं तो आप उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको ऊपर सॉल्यूशन भी दें, ठीक है। अर्ली डिटेक्शंस ऑफ द एरर एंड फ्रॉड, ये सेम एज इट इज पॉइंट है बेटे, जो भी हमने इसके ऊपर ये पढ़े ये सेम एज इट इज पॉइंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। डिसएडवांटेज आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, देखो अलग भी है ये। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे पहले क्या है? एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन। अब बार बार किसी की काम के अंदर बार बार किसी का इन्वायरमेंट हम चेंज करेंगे, क्या वो एक काम में एफिशिएंट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। बार बार किसी व्यक्ति को हम टोक रहे हैं कि ऐसे नहीं, नहीं नहीं अब की बार भी तुमने ठीक नहीं किया, नहीं नहीं अब की बार ऐसे नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी पर्सन को बार बार टोकते हैं, बार बार उससे ये कहते हैं कि नहीं अब की बार भी ठीक नहीं किया, ये ऐसे वैसे, तो कहीं ना कहीं वो डिसहैप्पी हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने इंटरनल कंट्रोल किया है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि हर एक्टिविटी को बार बार चेक किया जा रहा है। तो जब आप किसी व्यक्ति के मतलब एक किस्म से बार बार ये है कि उसी को टोका जा रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी खराब होगा, वो गलत वेव्स भी प्रोवाइड करेगा कि देखो ये मेरे को ही टोकते, जानबूझ के मुझे टोकते, कुछ ऐसी बातें होंगी, राइट। इफ द एम्प्लॉय कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट are unhappy or the satisfied with there is a organization management and the work environment, their services may not be helpful। समझ में आ रहा है? इसके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पॉलिसीज है, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जितने अंदर जो पॉलिसीज हो रही है ना, जितना भी काम किया जा रहा है वो मेंबर्स की अकॉर्डिंग नहीं है, मेंबर्स को पसंद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर की बात की जाए तो कॉस्ट फैक्टर क्या है? इंटरनल ऑडिट करवाना थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये पॉसिबल उन्हीं के लिए है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लार्ज है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बड़ी है, क्योंकि ऑडिटर आएगा वो भी फीस चार्ज करेगा, वो भी अपनी जो भी काम कर रहा है उसकी फीस, ऑडिटर की फीस छोटी मोटी तो होती नहीं, काफ़ी सारे लाखों हज़ारों में होती है ना। बट अगर मैं कहूँ कि मेरा स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो मुझे तो इंटरनल ऑडिट की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि छोटा बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन भी थोड़ी होगी, ट्रांजेक्शन थोड़ी होगी तो यहाँ पर मैं खुद कर सकती हूँ। इन केस मुझे करना भी पड़ गया, मेरी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बट मैं ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं छोटे बिजनेस होने के कारण मेरी जो उसकी फीस मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, राइट। उसके जो चार्जेस है उसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या कह रहा है कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट क्या मतलब? कि झगड़ा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे एम्प्लॉय का ग्रुप बन जाता है, इसी तरह से मैनेजमेंट के साथ भी तो कोई इंटरनल ऑडिट भी मिल जाते होंगे ना, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, वो भी नीचे वाले एम्प्लॉयज के अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट में भी अलाइन देमसेल्फ विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ वो मिल जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी तरह से काम करने की बात की जा रही है, इंटरेस्ट जो है लोगों का वो कम होता चला जाएगा, और उसके कारण डिस्प्यूट्स होने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि लैक ऑफ द लीगल क्वालिफिकेशन। लीगल क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं? अब देखो वैसे नॉर्मली जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस प्री डिसाइडेड तो नहीं है। अब ये तो हो गया भाई इंटरनल ऑडिट, राइट। जैसे एक्सटर्नल ऑडिट की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं डिसाइड है, ये तो इंटरनल ऑडिट है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। इसको भी ये हो सकता है कि इसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के बुक ऑफ नॉलेज की जो बुक ऑफ अकाउंट की नॉलेज कम हो, जिसके कारण ये भी एरर कर सकता है भाई, है ना। एक्स्ट्रा में वैसे ही बता दे कि तुम्हारी तो ये मिस्टेक है। लिमिटेड स्कोप की बात की जाए, इंटरनल ऑडिट केवल और केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करती है बेटे, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की तरह नहीं है कि ये मोस्ट ऑफ सभी के लिए, या फिर स्टैट्यूटरी या फिर एक्सटर्नल ऑडिट की तरह नहीं है कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को चेकआउट करें। इंटरनल ऑडिट स्पेशल एरिया को, ये मैनेजमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा बुक ऑफ अकाउंट इसको चेक करना है, कौन सा नहीं करना, कितना करना है, कैश अकाउंट भी आधा करना है नहीं करना, ये मतलब कि ये मैनेजमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड है, विश ऑफ द मैनेजमेंट। बट अगर बात की जाए स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर एक्सटर्नल ऑडिट, ये पूरे बुक ऑफ अकाउंट, पूरी ट्रांजेक्शन्स, पूरी बिजनेस को चेकआउट करते हैं कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके डीमेरिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रिक्विजिस्ट, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये जो अभी तक हमने इंटरनल ऑडिट क्या होता है वो पढ़ा, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, राइट। मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्विजिस्ट ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या क्या जरूरी है, रिक्विजिस्ट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। देखो क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपको इंटरनल ऑडिट, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट करवानी है आपके डिपार्टमेंट के अंदर। सबसे पहले एडुकेट एंड द कॉम्पिटेंट स्टाफ। एडुकेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ का मतलब क्या है कि वो स्टाफ के अंदर ना परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसे हर तरह की टेक्निक्स, हर तरह के मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए ना, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, तभी तो कोई व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा। ये कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मस्ट हैव टू बी द कॉम्पिटेंट एंड द क्वालिफाइड स्टाफ हु आर द एक्नॉलेजेबल अबाउट द ऑडिट टेक्निक्स एंड द प्रैक्टिसेस। जो उसको ऑडिट की टेक्निक्स, उसको प्रैक्टिस हो, ठीक है। और इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अपने प्रोफेशनल को डेवलप करने के लिए उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक परफेक्ट ऑडिटर बनाने के लिए हमें इसके ऊपर हेल्प, एक परफेक्ट ऑडिटर चाहिए होता है, एक कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए होता है, एक योग्य स्टाफ चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सफिशिएंट फ्रीडम। जब भी कोई व्यक्ति ना ऑडिट करता है ना, अब मैंने आपको क्या बताया, जो इंटरनल ऑडिट है ना वो किसके विश के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट की विश के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट सारा का सारा ये करती है कि इसको ये इतना काम करना है, इतना ही कर सकता है, ऐसे करेगा वैसे करेगा। ठीक है, अगर इसका काम ये अपनी इच्छा से करे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सफिशिएंट फ्रीडम होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट शुड हैव टू बी द इनफ फ्रीडम, उसके पास अपनी पर्याप्त मात्रा की फ्रीडम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर वो उसके पास खुद की फ्रीडम होगी, खुद की इच्छा होगी, बढ़िया तरीके से सारा काम कर सकता है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम अपना परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम टू प्लान। वो अपने काम को करने के तरीके को वो खुद प्लान करे, कोई और प्लान नहीं करेगा। ठीक है, उसको अपने काम करने के, अपनी टेक्निक को सेलेक्ट करने का, ठीक है, प्लान देयर वर्क एंड द सेलेक्ट द टेक्निक, दे हैव टू बी फुली, मतलब उसको पूरा राइट होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रोल हुआ, किसी भी तरह की अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुई, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है, तो जो विदाउट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल होता है, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो वो अगर करे बिना इसके होगी तो कहीं ना कहीं ऑडिट अच्छी होगी। रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहने का मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो जाती है, एक सेकेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट जब तैयार हो जाती है तो सीधी रिपोर्ट किसको डिपॉजिट करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बीच के जो बिचौली होते हैं ना उनको ना दे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट शुड बी सबमिट देयर रिपोर्ट डायरेक्टली, देखो ये शब्द लिखा हुआ है डायरेक्टली, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस इंश्योर दैट द सीनियर मैनेजमेंट बिकम अवेयर टू द स्टेट ऑफ द अफेयर्स एंड द प्रिवेंट एनी इंटरफेरेंस और द प्रेशर्स फ्रॉम द जूनियर स्टाफ। कई बार ऐसा होता है ना कि जूनियर स्टाफ जो है उससे नीचे वाले लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर कर देते हैं, है ना, सीनियर स्टाफ बहुत प्रेशर कर देते हैं। तो अपने जो मेन पर्सन है ना, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनको पता चलना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड द कॉम्पिटेंस, इसकी उनके अंदर थोड़ा सा क्षमता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट, ये क्या लिखा हुआ है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द इंटीग्रिटी एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट। मीन्स की एक काम, हर एक पर्सन के अंदर ना काम करने की ना जैसे कि लगन दिखाई देती है, डेलीगेंस नजर आती है। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक तरह से एकजुट के साथ काम करना। ठीक है, एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए इंटरनल ऑडिट। ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई वो छोड़ के भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आई होप ये जो चैप्टर हो गया फिनिश, उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, कितना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस चीज़ों इनको कंप्लीट किया है। एक सेकेंड, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से 101% है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बेटे, 101% है। नेक्स्ट चैप्टर के अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं, ये जो नोट्स है चैप्टर 5 के सेम एज इट इज जैसे हमने चैप्टर 4 के, बहुत से बच्चों ने हमारे पास से ये नोट्स लिए हैं। उम्मीद करते हैं जो बच्चे अब नए आ रहे हैं 5th लेसन के अंदर, तो वो भी इन वो नोट्स को ले सकते हैं। आपको नोट्स ₹5 ओनली ₹5। देखो अब की बार हमने नोट्स के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हुई है, बहुत सारे नई इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है, इवन आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, CRSU यूनिवर्सिटी है, DU यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, MD यूनिवर्सिटी है, GJ यूनिवर्सिटी है, मतलब 16-17 यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट मटेरियल उठा के फिर ये नोट्स बने हैं। तभी थोड़ा सा अब की बार थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये हमारे लिए, मैम ये हमारे लिए भी है क्या, नहीं है। बेटे ये जो वीडियोज़ आ रही हैं अब के बार सेशन में, 2024 का सेशन के मैं बता रही हूँ, ये जो सेशन है कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अपना जो कमेंट के अंदर अपना प्यार दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लगी, इनकेस नहीं लगी, तब भी आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ना बेटे कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव कमेंट है हमें मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव कमेंट है तो हम कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे बहुत मिस्टेक्स थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पीछे बहुत मतलब रिप्रेजेंटेशन हमारी गलत थी, जैसे भी था बच्चों ने बहुत एडवाइस दी कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो हमने वहाँ से सीखा। तो कहीं ना कहीं आप कमेंट ज़रूर कीजिए, देन हम अपने अंदर ज़रूर इंप्रूव करेंगे और आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलता रहता है, नॉर्मल सी बात है, जॉब के साथ साथ इन चीज़ों को भी करना, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल है, बट हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ, राइट। आपने देखा भी होगा बिलीव इन योर सेल्फ, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे एक स्पेशल लोगो लगाया हुआ है, स्पेशल सॉरी लोगो नहीं क्या बोलते उसको, मुझे उसका भी नहीं पता क्या बोलते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट।